बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको हम वेलकम करते हैं। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले हम अहम मामले पर बात करेंगे नाज़रीन कि इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला जो है वो फ़िलहाल एक हफ़्ते तक के लिए मुअख्खर कर दिया है। बिलों की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली यकीनी बनाने के लिए जो है कमेटी ने नापरा और पावर डिवीजन को आइंदा 3 से 5 साल के लिए पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि लाइन लॉसेस को कम से कम करने और बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए भी इक़दामात किए जाएँ। और कमेटी ने गर्दिशी कर्ज़ों की वसूली सारिफीन से ना करने का भी अभी तक इत्तलात के मुताबिक जो है वो फैसला किया है। ये भी कहा गया है कि लाइन लॉसेस में कमी की जाए, बिजली की बिला तातुल फराहमी की जाए, उसके लिए इक़दामात किए जाएँ और कीमतों में इजाफे से घरेलू सारिफीन मुतासिर ना हो। इस तरह के जो है मुतल्लका हुकाम को हिदायत की गई हैं। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र वाला साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे, गर्दिशी कर्ज़े जो है वो सारिफीन से वसूल ना करने के फैसले किए जा रहे हैं, हुकूमत अपने वसाइल से ये कर्ज उतार सकेगी जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब हिदायत कर रहे हैं? देखिए, आपको ये पता है कि जब ये हुकूमत दी गई है नई हुकूमत को, तो आपका ख़जाना खाली है। और आप अगर एक बहुत ही मैं रिसर्च शुदा रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ कि ये देखें कि जिस दिन इलेक्शन हुए उसके बाद आपने वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब को गायब देखा है। ना वो कहीं नज़र आए हैं आपको ओथ टेकिंग में, ना कहीं पार्लियामेंट में, ना कहीं पर, क्योंकि उनको पहले से ये टास्क पता था कि उनको वज़ीर ख़जाना दिया जाएगा। दूसरा, उनको ये टास्क पता था कि हालात बहुत ख़राब हैं, तो वो जो हालात की ख़राबी की वजह से उनको वहीं से अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स, अपना जो होमवर्क है वो करना शुरू कर देना था। तो होमवर्क में जब उनका हुआ तो उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं कि बिल्कुल परेशान हाल है, क्योंकि वहाँ पर ख़जाने के अंदर इसहाक डार साहब ने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अपने बेटों के लिए टावर्स दे दिए हैं दुबई में और हर चीज़ उनके लिए प्रोवाइड कर दी है, ख़ुद पाकिस्तान आ भी नहीं रहे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए जो मुझे थोड़ी बहुत जो आपकी आवाज़ आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि आप ये पूछ रहे हैं कि इक़्तिदारी राहदारी के लिए भी टैक्सेस में भी बढ़ाती पर भी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी, तो ये सब मजबूरी में इस नई गवर्नमेंट को करना पड़ा है। ठीक है सर, मैं ये आपसे बात करना चाह रही थी कि जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि हुकूमत अपने वसाइल से ये कर्ज उतारेगी, बिजली सारिफीन से ये पैसे नहीं वसूल किए जाएंगे, सर ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, इसलिए कि ये मुश्किलात बहुत ले आएगा। अपनी हुकूमत के पास जो ख़जाने के अंदर चीज़ें हैं वो इतनी ताकतवर या इतनी उसमें वो नहीं है, इतनी अमाउंट नहीं है कि वो ख़ुद के वसाइल से कर सके। ठीक है, सिंबॉलिकली तो हम गाड़ियाँ बेच सकते हैं, भैंसें बेच सकते हैं, गवर्नर हाउसेस खोल सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमें ख़बरें हैं वो यही है कि अरब वर्ल्ड में स्पेशली सऊदीया और यूएई और उसके बाद कुवैत हमें हेल्प करने को तैयार है। दूसरी तरफ से वर्ल्ड बैंक ने भी ये कह दिया है कि आपको अगर फैसिलिटेट करना है, आपको अगर मुश्किलात हैं तो हम थोड़ा एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो ये सब देखते हुए ये लगता है कि गवर्नमेंट अपने वसाइल से नहीं, आउटसाइड के वसाइल को लेना ज़रूरी पड़ जाएगा उनके लिए। आउटसाइड वसाइल को लेना ज़रूरी हो जाएगा। इस मामले पर बात करते हैं, डॉक्टर फलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, 2 सालों से मंजमद बिजली की कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ाई गई थी, लेकिन अब अगर ना बढ़ाई गई तो गर्दिशी कर्ज में रोज़ाना 1 अरब रुपए इजाफा होगा। आज नहीं तो कल सर सारिफीन पर बोझ तो डालना ही होगा। हुकूमत कम बोझ डालना चाह रही है, इज़ इट पॉसिबल? देखिए, पिछले 10 सालों से जो पाकिस्तानी मईशत का हाल हुआ है, जो पीपल्स पार्टी के दौरान, PMLN हुकूमत के दौरान, वो जैसे आपने कहा कि 1200 अरब रुपए के सिर्फ गर्दिशी कर्जात ऐसे हैं जो बिजली के सेक्टर में खड़े हो गए हैं। इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि बिजली जो बनाई जा रही है, जो घर बिजली बना के दे रहे हैं, वो बहुत महंगी बिजली बना रहे हैं और वहाँ बहुत बड़ी स्केल में फर्नेस ऑयल की चोरी हो रही है। उसके ऊपर हुकूमत बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है। दूसरी साइड है इसकी चोरी की, जो सार्फिन की तरफ से होती है, जो लाइन लॉसेज होते हैं, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, उसके ऊपर सारा फोकस किया जाता है कि उसको किसी तरह कम किया जाए। जो घर महंगी बिजली बना रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। वजह यह है कि अब रिजल्टिंग भी ये होगा कि सारा बोझ जो है
वो तो सार्फिन को ही इवेंचुअली उठाना पड़ता है। खजाना जो है हुकूमती खजाना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के टैक्सेस की जो पैसे हैं वो जमा होते हैं, हुकूमत का अपना कोई खजाना नहीं होता। तो आप एक जेब पे बोझ डालें, दूसरी जेब पे बोझ डालें, इवेंचुअली वो बोझ जो है वो सार्फिन के ऊपर ही आएगा, जब तक कि हुकूमत जो है वो दोनों तरफ फोकस ना करे। एक तो बिजली घरों से रीनेगोशिएट किया जाए और उनकी बिजली की कीमतों को नीचे लाया जाए, और दूसरा ये है कि जो 25-30% बिजली चोरी हो रही है उसके ऊपर किसी तरह काबू पाया जाए। ये दोनों एंड पे अगर काम होगा तो फिर सार्फिन की जो कीमत है टेरिफ की वो भी नीचे लाई जा सकती है और गर्मी की कर्जा जो है वो भी खत्म होने लगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं और जिस तरह से हमें ये रिपोर्ट भी बता रही है कि रोज़ाना 1 अरब रुपए इजाफा हो रहा है गर्दिशी कर्ज में, तो सर एक हफ्ते बाद जो डिसीजन लेना है जिसको मौखर कर दिया गया है, जो तजावीज़ दी गई थी, बेहतर नहीं है कि उसको अभी से मान लिया जाए बजाय इसके कि तब माना जाए जब 7 अरब रुपए इसमें इजाफा हो जाए गर्दिशी कर्ज में? देखिए, आप 2 सवाल पूछ रही हैं, एक माशी सवाल है और एक सियासी सवाल है। अभी हुकूमत जिस चीज़ का जवाब दे रही है वो गर्दिशी कर्जों का, बिजली की कीमतों का एक सियासी नुक्ता नज़र से जवाब दे रही है। शायद अभी गैस की प्राइसेस चढ़े कुछ ही दिन गुजरे हैं। दूसरा बम हुकूमत शायद सियासी तौर पे फाड़ना नहीं चाहती। इवेंचुअली तो ये फटेगा, पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर फटेगा, लेकिन मैं जोर फोकस इस चीज़ पे देना चाहता हूँ कि हुकूमत बजाय इसके कि तवज्जो दे कि कितना गर्दिशी कर्जा बढ़ना है और कितना बोझ सार्फिन पे डालना है, फोकस उनका उन बिजली घरों के ऊपर भी होना चाहिए जो कि फर्नेस ऑयल चोरी कर रहे हैं, महंगी बिजली दे रहे हैं, और फोकस दूसरी साइड पे जो कि वापडा के मुलाजमीन के साथ मिलके बड़े स्केल पे 25-30% के स्केल पे बिजली चोरी हो रही है, उसको फोकस किया जाए। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोडक्टिव यूनिट जो है, अगर वो 100 यूनिट बना रहा है उसमें से 25-30 यूनिट चोरी हो रहे हैं तो वो कारोबार तो फिजिबल हो ही नहीं सकता। अगर कोई कारों का प्लांट है और 100 कारें बनती हैं उसमें से 25-30 चुरा ली जाती हैं, ठीक है, प्लांट इकोनॉमिकली कभी फिजिबल नहीं हो सकता। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा। मिफ्ता साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना है आप। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर हुकूमती ख़जाने की जो इस वक्त सूरत हाल है यकीनन वो आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। मुस्लिम लीग के दौर में सर ऐसे फैसले किए गए जिनसे कर्ज मज़ीद बढ़ा है, कोई भी पॉलिसी जो है वो ऐसी नहीं अपनाई कि जिससे आवाम का भला हो, आवाम के ऊपर जो है वो कम से कम बोझ पड़े। इसकी वजूहात क्या है सर? आपका सवाल ही एकदम बायस्ड है और गलत है कि हमने कोई 5 साल में ऐसी पॉलिसी नहीं करी जिसके आवाम का भला हुआ। ये कैसा सवाल है? जाहिर है कि आवाम के वोट लेके आए थे और आवाम के हम लोग खिदमत कर रहे थे। 11,000 मेगावाट हमने पावर लगाया, ये आपको नहीं पता है? कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म करी है, ये आपको नहीं पता है? 1700 किलोमीटर के हमने मोटरवे बनाई है, ये आपको नहीं पता है? ये कहना कि हम आवाम की भलाई नहीं कर रहे, ये कौन सी बाहर सवाल है? सर बिजली की बात कर रही हूँ ना सर, गर्दिशी कर्जे देखें आपने कितने बढ़ाए हैं, और जिस तरह से वफाकी वज़ीर ख़जाना जो हैं असद उमर साहब, उन्होंने यही कहा कि 503 अरब नहीं है बल्कि ये 1180 अरब है। सर फरमाइएगा, अब असद उमर साहब 50 अरब के वसाइल क्या पैदा कर लेंगे? क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है उससे बचने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि वो आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहते। आपका जो तजुर्बा है, अगर उससे मैं आपसे ये राय लेना चाहूँ तो क्या मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि 50 अरब रुपए के इस वक्त वसाइल वो पैदा कर लेंगे मुल्क में? 50 अरब रुपए तो हुकूमत पाकिस्तान 3 दिन में खर्च करती है। 50 अरब रुपए की कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, कैसी बात कर दी था? तो फैक्ट ऑफ द मैटर के इन्होंने अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगाए लोगों के ऊपर, असद उमर साहब ने 90 अरब रुपए का अभी टैक्स लगाए। जो इन्होंने परसों गैस की कीमतें बढ़ाई है वो 150 अरब रुपए की, वो आपको बोझ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो पीटीआई की तरफ से कि 150 अरब रुपए के इन्होंने गैस की प्राइस बढ़ा दी है, इन्होंने 90 अरब रुपए के वो लगा दिए। 50 अरब रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं हुकूमत पाकिस्तान के लिए। और इस बार ये भी मैं आपको बता दूं कि आप जो कर्ज की बात करिए कि जितना हमारा औसतन डेफिसिट होता था या जितना हम साल में कर्ज देते थे, उससे ज्यादा पीटीआई इस साल लेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनका बजट क्या है, जो इन्होंने अभी सप्लीमेंट्री बजट दिया उसमें खुद इन्होंने कहा कि तकरीबन 2000 अरब रुपए का वो कर्जा लेंगे। सर बिजली की जो कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ सामने आ रही हैं, जिसे हुकूमत फ़िलहाल जो है वो मौखर कर रही है, आपका क्या ख्याल है? उसे अभी से लागू कर देना चाहिए या कुछ इंतज़ार करना चाहिए? कोई बेटर पॉलिसी ला सकती है मौजूदा हुकूमत? देखिए, जब हम आए थे तो 503 अरब रुपए पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी सर्कुलर टैक्स। उस वक्त 11,000 मेगावाट पावर बनता, तो हम छोड़ के गए तो 496 अरब रुपए सर्कुलर टैक्स था और 21,000 मेगावाट बनता है। तकरीबन हमने डबल से ज़्यादा पावर बना रहे थे, डबल थोड़ा सा कम पावर बना रहे थे, लेकिन सर्कुलर टैक्स जो था वो 7-8 अरब रुपए कम के जाते थे।
जो असद उमर साहब कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट काउंटिंग कर रहे हैं। वो पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की डेट हमारे उसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के उस पर नहीं जोड़ रहे, जबकि वो डेट जो थी वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में थी। तो वो तो अब एक सिलेक्टिव उन्होंने बात करी है। और जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, तो गैस का भी ताल्लुक था, तो हम नहीं समझते कि गैस की प्राइस बढ़ाना या इतनी बढ़ाना मुनासिब थी। और इन्होंने इतनी गैस की प्राइस बढ़ा दी है कि जो बिजली बनाने वाले कारखाने गैस लेते हैं उनके लिए भी गैस महंगी करती है 57%। तो जाहिर है कि अब भी नेपरा जो है वो अलाउ करेगी बढ़ाने की, और मेरे ख्याल से अवाम के ऊपर एक और बोझ डालेगी। ठीक है। अच्छा जफर मोतीवाला साहब फरमाइए कि जिस तरह से अभी डॉक्टर फारूक साहब ये कह रहे थे कि लाइन लॉसेज वाले इशू पर अगर काबू पा लिया जाए, बिजली चोरी जो हो रही है उसको अगर रोक लिया जाए तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आप मुत्तफ़िक़ हैं इससे ये भी मसले का हल हो सकता है मुमकिन तौर पर? हो सकता है लेकिन पॉसिबल नहीं है। देखिए अभी आजकल जो नई हुकूमत के साथ वो हुआ है जो कामकाज हो रहा है वो ऐसी चीज़ों पर हो रहा है जो इम्पॉसिबल है। यानी आप समझ रहे हैं कि 3 करोड़ आवाम के शहर है कराची, उसमें कुंडा का जो मेरे ख्याल में 30 से 35% जो शहर है वो कुंडे पर चल रहा है, उसको ख़त्म करते करते पूरी आपकी 1 लाख फौज लग जाएगी जब तक वो उसको ख़त्म कराएगी। फिर आप छोटे शहरों की तो बात ही नहीं कीजिए, जो सखर और दादू और वो है, वहाँ पर तो कोई किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल का नाम ही नहीं सुना है। और हमारे यहाँ जो बेस्ट पेयर है 100% जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता है, जो डिफेंस का एरिया है या जो PCHS का कराची में एरिया है, वो जो है वो परसेंटेज के हिसाब से पूरे शहर का कुछ 10% है। तो वहाँ ठीक है, उन्होंने फुल अपनी पेमेंट लेकर और बोझ उन पर डाल दिया है लाइन लॉसेस का जो पे कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये लाइन लॉसेस को ख़त्म कर सकते हैं, ये मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर मोतीवाला साहब, आपके वक्त का। इस्माइल साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। अगली स्टोरी शामिल करते हैं जो डेरा गाजी खान से है, जहां पर दुकानदारों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया है, तजावुज़ात की भरमार है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा सूरत हाल क्या है जानते हैं, हमारे नुमाइंदे याकूब बुज़दार हमारे साथ है। याकूब बताइएगा क्या कहते हैं शहरी, कितने नाला हैं? ठीक है, मेयर DG खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस मामले पर उनसे बात कर लेते हैं। याकूब आपसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप, डेरा गाजी खान में जो तजावुज़ात हैं इस वक्त शहरी ज़ाहिर है मुश्किलात में घिरे हुए हैं, और मुश्किलात तो होंगी ज़ाहिर है, एक तजावुज़ात की भरमार है वहाँ पर और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सर आप क्या कर रहे हैं इस तमाम तर मामले के हल के लिए? ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। जो हमारे पास वसाइल है, मुतअद्दिद बार हमने कई बार इंक्रोचमेंट हटाई है, जो मूवेबल हैं वो हटाई हैं। इंशाअल्लाह ऐसी कोई रुकावटें नहीं है, उस पर कोशिश पूरी कर रहे हैं। और 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी हमें लेटर मसूल हो गया है कि जी इमूवेबल और मूवेबल दोनों चीज़ें आपने इंक्रोचमेंटें हटानी है। तो उसके लिए फोकल पर्सन डिप्टी कमिश्नर साहब को बनाया गया है, तो इंशाल्लाह 1 से ही ऑपरेशन शुरू हो जाए। तो सर कोई इब्तदाई वार्निंग दी गई है वहाँ पर लोगों को जो ठेले लेकर बैठे हैं या जो तजावुज़ात लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि उनको भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उनकी रोजी रोटी पर भी लात ना लगे? जी बिल्कुल, आज हमने अंजुमन ताजरान से अभी 4 बजे हमारी मीटिंग थी, मैंने उनसे मीटिंग की है, उनको हुकूमत पंजाब का कन्वे किया है मैसेज भी, और ये भी बता दिया है कि 1 अक्टूबर से हमने ये शुरू करना है। तो काइंडली आप अपने ख्याल रखें और जो चीज़ें हैं आप हटा लें अपने तरीक़ेकार से, वरना हम इसको डिमोलिश कर देंगे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर फोकल पर्सन है और बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। अच्छा शायद सर ये बताइएगा, डेरा गाजी खान के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तजावुज़ात की ज़्यादा भरमार है, जहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा इन तजावुज़ात को हटाने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गवर्नमेंट के आगे कोई मुश्किलात नहीं होती। जब डिप्टी कमिश्नर साहब या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो भी पे है उसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा। सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे याकूब बुज़दार भी हमारे साथ हैं। सरदार साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, डेरा गाजी खान में सड़कों पर कब्जा जमाया हुआ है, तजावुज़ात की भरमार है, शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं, आप क्या कहते हैं सर इस तमाम तर मामले पर कैसे निपटा जाए इस मसले से?
आप डेरा गाजी खान जिले की बात कर रही हैं, शहर जी सर, की बिल्कुल, या डिवीजन की? बिल्कुल सर, शहर की बात कर रहे हैं जी। शहर की बात कर रहे हैं जी। शहर में है, बिल्कुल तजावुज़ात हैं और उस वक्त तो आपकी टीम कोई वहाँ नहीं थी। जब हमारी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी तो जो तजावुज़ात थे, हमने शहर की इम्प्रूवमेंट के लिए, सड़कों की बेहतरी के लिए दुकान के मालकान से, मकानों के मालकान से रिक्वेस्ट की थी कि बजाय इसके कि हम टीमें भेजें डिमोलिश करो, तो उन्होंने अब खुद ही रजामंदी के साथ अपने तजावुज़ात ख़त्म कर दिए थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये पिछले 5 साल में, 4.5-5 साल में वो तजावुज़ात फिर कब्ज़े हो गए, फिर सड़कों के ऊपर चढ़ गए, फिर गलियों में बढ़ गए वगैरह वगैरह। ये आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल है, ये हो रहा है। अच्छा सरदार साहब, एक और बड़ी यहाँ वजह ये भी है, जाहिर है ये भी गरीब लोग हैं, इन्होंने भी अपनी रोज़गार कमाना है। क्यों हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे प्लान तरतीब नहीं दे दिया जाता कि इनके लिए अलग बाज़ार बना दिए जाएँ, अलग मार्केट्स बना दी जाएँ, ताकि इन्हें इन जगहों पर जो ख़ास तौर पर जहाँ पर आवाम का रश होता है, आवाम को भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आवाम ही है जिसकी वजह से आवाम इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। क्यों सर इस तरह के बाज़ार नहीं बनाए जाते? हुकूमत की तवज्जो इनकी तरफ क्यों नहीं है? देखिए, ये अब वो दौर गुजर चुका है। हमने अपनी कोशिशों से हुकूमत से मनवाया था, वहाँ डेरा गाजी खान में एक एरिया सेपरेट कर दिया गया है, सस्ता बाज़ार वहाँ मुकर्रर हो गया है। फिर जो एक बहुत बड़ा एरिया पड़ा हुआ था पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट का, और शहर के दिल में, और वो कई एकड़ था, वहाँ वो बाज़ार बन गए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये अब बड़ी अजीब बात है कि रेडी वाला या जो ऐसे सेंक्शन नहीं है, वो सड़कों के ऊपर खड़ा कर देते हैं अपनी रेडियाँ, वो खोखे लगा देते हैं। अब उसकी किसी को उनकी रोजी कमाने से जिद नहीं है। बिल्कुल, ये हमने उस वक्त भी ऑफर किया था कि आपके लिए, रेडियो के लिए हम आप अलग एक इलाका बना देते हैं, आप वहाँ खड़ा कर दिया करें। जिसको ज़रूरत होगी, फल वाला है, कोई चूड़ियाँ बेच रहा है, कोई कबाब बेच रहा है वगैरह, वो वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन वो नहीं, इस तरह नहीं करते। अब ये उनको साथ लेके चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता किसी के साथ जबर करके रेडियाँ उल्टा दें, उनका सामान को तोड़ दें, वो गलत होगा। उनकी रजामंदी के साथ उनको साथ लेके चलना चाहिए और उनके लिए अलहदा एक इलाका बना दें जहाँ वो फल वाले, रेडियाँ वाले खड़े हों, या आलू छोले बेचने वाले खड़े हों, चूड़ियाँ बेचने वाले खड़े हों वगैरह वगैरह। ये होना चाहिए। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं जाहिर है वो फॉलो करने के लिए होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आवाम जो है उनको लगातार आवाम के सेक्शन के ऊपर इंतजामिया को भी एक्शन लेना चाहिए? ये ना हो कि 1 साल के बाद आप गए और तजावुज़ात उखाड़ी और फेंक दिए, उनका भी नुकसान है और आपकी भी बदनामी हो रही है। लगातार सर इस मामले को फॉलो क्यों नहीं किया जाता? यही तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये जालिमाना रवैया नहीं होना चाहिए। उनको एक तो टाइम दे दें, देखिए भाई आप खुद हटा लें और ये रास्ते साफ कर दें या गली साफ कर दें। अगर वो फिर भी ना करें तो फिर जाहिर है कानून को तो अमल में लाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने साबित किया था कि लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया था। उन्होंने अपने तजावुज़ात खुद ही हटा दिए थे। कोई छज्जा आगे बढ़ा के बैठा हुआ है, कोई थल्ला आगे बढ़ा के बैठा हुआ है दुकानों के सामने, उन्होंने खुद हटा दिए थे। किसी का नुकसान नहीं होने दिया था। सर एक और बड़ी अहम बात ये भी है कि कब्ज़ा माफिया को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा माफिया है जो इंतज़ामिया के साथ मिलकर करप्शन करते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता। नहीं देखिए बीबी, वो और कब्ज़ा माफिया है। ये जो शहरों में जो हो रहा है ना, ये छोटे छोटे घरों खोखा लगा लिया, सड़क के ऊपर बैठ गए, फिर आगे कुर्सी लगा दी, बेंच लगा दिया, ये वो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। सर मैं भी उसी कब्जा माफिया की बात कर रही हूँ जो बाजारों में जगहों पर कब्जे कर लेते हैं और अपनी बिल्डिंग्स बना लेते हैं। उनके साथ बिल्कुल जितना कानून सख्ती से अमल में लाया जाए तो हम 100% उससे सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा। मेयर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेयर साहब आप बताइएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं 1 अक्टूबर से जो है इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा, डेरा गाजी खान के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, जैसे कि एक तो मेन बाज़ार जो होते हैं वहाँ पर इस तरह की तजावुज़ात होती हैं जहाँ पर आप 1 अक्टूबर को इस ऑपरेशन का आगाज़ करेंगे, और वहाँ पर कितनी भरमार है, कौन कौन सी मूवेबल और कौन कौन सी इमूवेबल वहाँ पर तजावुज़ात हैं? देखें, ऐसा है कि उसके बारे में मुख्तलिफ एजेंसियाँ हम रिपोर्टें बना रही हैं, हमारे इदारे ने रिपोर्टें तैयार कर ली हैं। जो जिस एरिए में भी हैं इमूवेबल या इमूवेबल, वो लिस्टें बन चुकी हैं।
तकरीबन उम्मीद है कि मुख्तलिफ एजेंसियों ने भी बनाई है, उसको टैली करके यकम से शुरू करें। और मुख्तलिफ बाजार है, गलियाँ हैं, रोड्स हैं, तो मुख्तलिफ जगहों। अब आपको किस किस जगह का नाम बताएं? ठीक है। अच्छा, याकूब बुज़दार भी हमारे साथ है। याकूब बताइएगा, जाहिर है इन तजावुज़ात की भरमार से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरियों ने ही ये तजावुज़ात वहाँ पर लगाई हुई हैं। अवाम के रद्द-ए-अमल के बारे में कुछ हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें डेरा गाजी खान डिवीजनल हेडक्वार्टर है सूबा पंजाब का एक बड़ा, और डेरा पुला दशहरा यानी डेरा फूलों का शहर के नाम से कभी जाना जाता था, लेकिन यहाँ पे जो नाजायज तजावुज़ात माफिया है उसने डेरा गाजी खान की जो खूबसूरती है उसे जंग आलूद करके बदनुमा बना दिया। चंद दर्जन लोगों ने हजारों लोगों के हकूक पर इस तरह कब्जा किया हुआ है कि जो शहर में आते हैं उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गाड़ी तो दूर, अब पैदल चलना जो है, डेरा गाजी खान डिवीजनल हेडक्वार्टर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, पंजाब की गिनती के चंद उन शहरों में शामिल है जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन इस वक्त हमें इंतजामिया, वो जिले इंतजामिया की बात करें या मेयर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं उनकी बात करें, वो ऑपरेशन तो करते हैं, अगले दिन फिर जो है वो दोबारा वही सूरत हाल हो जाती है। जो माफिया है नाजायज तजावुज़ात का, दुकानदार जो है वो रेडियो वालों से पैसे लेते हैं 15 से 20 हज़ार रुपए एक रेडी से। जब हमने यहाँ पे सर्वे किया तो हमारी इल्म में आया कि 15 से 20 हज़ार रुपए बाकायदा दुकानदारों को देते हैं। यकीनी तौर पर उसमें जो जिले हुकूमत के एहलकार हैं, जो निचले लेवल के दर्जा चारों के लोग हैं, वो उनकी भी मिली भगत शामिल है। तो हम देख रहे हैं क्योंकि खातिर खान नताइज जिनके ऑपरेशन के बरामद नहीं हुए, जिसकी वजह से जो डेरा गाजी खान है इस वक्त मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात की जद में है और काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है डेरा गाजी खान के शहरियों को। डिवीजन भर से राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया बल्कि बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में लोग आते हैं डीजी खान खरीदारी के लिए, फरोख्त करने के लिए अपनी मुख्तलिफ चीजें, लेकिन तजावुज़ात की वजह से उनका शहर में दाखिल होना, मरकजी सदर बाजार की बात करें, कलमा चौक की बात करें या दीगर इलाकों की बात करें, 17 यूनियन काउंसिलें हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में, काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब याकूब बुज़दार आप हमारे साथ मौजूद और शाहिद अमीर चांडिया साहब आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा साहब, आपने भी तफसीलन बात की इस तमाम तर मसले पर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली स्टोरी शामिल करते हैं कि महकमा माहौलियात ने माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए और स्मोक के खिलाफ इक़दाम करते हुए पंजाब भर के जो भट्टे हैं वह तकरीबन 2.5 माह के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया है और इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। ब्रेक में खुशामदीद नाज़रीन। अब हम खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, ये मोहल्ला नासिराबाद, जहां पर हाजी आरिफ खान सोहरानी हैं जो सरकारी महकमों में गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको पिछले 6 माह से मुसलसल नामालूम भत्ताखोरों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। भत्ता देने के लिए पैगामात उन्हें दिए जा रहे हैं, लेकिन जब भत्ता नहीं दिया गया तो उनके घर को 2 बार दस्ती बम से उनके घर पर हमला भी किया गया है। पहली बार जो है नामालूम भत्ताखोरों ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से भत्ता मांगा और ना देने पर 15 सितंबर को घर के बाहर जो है वो दस्ती बम से हमला किया, जिसके बाद दोबारा 25 सितंबर को आज कॉन्ट्रैक्टर के घर को उड़ाने के लिए दस्ती बम फेंका गया, जो खुशकिस्मती से फट नहीं सका है। हमारे नुमाइंदे फारूक शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फारूक, बताइए कौन है ये लोग जो सरेआम दहशतगर्दी कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें? जी बिल्कुल, जैसा कि मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में वाक़ मोहल्ला खुर्शीदाबाद में ये गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर जो भत्ताखोर हैं, भत्ता माफिया हैं, वो इस वक्त मुजफ्फरगढ़ में सरगर्म नज़र आते हैं, जिन्होंने मुसलसल 6 माह से मुजफ्फरगढ़ के एक जो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर है आरिफ बलोच, उनके ख़ानदान को निशाना बनाया हुआ है। व्हाट्सएप पैगामात के ज़रिए वो अब भत्ता मांग रहे हैं इस ठेकेदार से कि हमें भत्ता दिया जाए। ठेकेदार की तरफ, आरिफ बलोच की तरफ से इन भत्ताखोरों को जो कि भत्ता ना देने के ऊपर संगीन नताइज की धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियों के बाद इन जो भत्ताखोर हैं उन्होंने पहले 15 सितंबर को एक ये जो आरिफ बलोच ठेकेदार है इनके घर के बाहर दस्ती बम हमला किया था, जिसके बाद फिर दोबारा एक और हमला किया गया। कल गुज़िश्ता रात 25 सितंबर की रात को ये जो थे भत्ताखोर, इन्होंने दोबारा ये ठेकेदार आरिफ बलोच के घर एक 600 ग्राम का एक बड़ा जो दस्ती बम था वो फेंका है, लेकिन खुशकिस्मती के साथ वो बम फट नहीं सका, जिसकी वजह से कोई जानियों माली नुकसान नहीं हुआ, जो कि हमें ज़राए बताते हैं अगर ये बम फट जाता तो ये जो घर है ये भी तबाह हो जाता और साथ जो मुल्का दीगर घर थे वो भी शदीद मुतासिर होते। अब अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से पहले वाक़े के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसकी वजह से दोबारा भत्ताखोरों की जो धमकियों का
सिलसिला था वो जारी था और उन्होंने दोबारा अटैक किया है। लेकिन अब दोबारा 25 सितंबर के वाक़े के बाद मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने थाना सिटी में दहशतगर्दी की दफात के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन जो मुल्ज़मान हैं, अगर हम बात करें नामालूम बत्ताखोरों की, इनके ख़िलाफ़ या इनकी शनाख्त के लिए पुलिस ने अभी कोई ठोस लाएअमल नहीं बनाया और ना ही इनकी कोई शनाख्त हुई है ताकि इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जा सके। अगर हम बात करें यहाँ पर पुलिस की, तो पुलिस की तरफ से इस मुतासरा ख़ानदान को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है जो वहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है और पूरे इलाके के अंदर ये दहशतगर्दी की जो वारदात है इसके बाद खौफ हरास पाया जाता है और ठेकेदार की मुतासरा फैमिली भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं कि इस मामले पर पुलिस जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है इस तमाम तर मसले को। हालांकि व्हाट्सएप मैसेजेस भी उनके पास मौजूद हैं, प्रूफ भी मौजूद है, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अगली स्टोरी नाज़रीन शामिल करते हैं, जेहलम से है, जहां पर 3 माह के दौरान, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3 माह के दौरान गैरत के नाम पर कत्ल की कई वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। लड़कियों को पसंद की शादी करने पर शौहरों समेत और नाजायज़ ताल्लुकात के शुबे में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। अगर मैं इन लिस्ट करूँ इन तमाम तर इशूज़ को, तो डोमेली का गांव है बोकन, जिसमें शमसा को वालिद और भाई ने कराची से सुलह के बहाने पहले बुलवाया और उन्हें उसके खावंद के समेत जो है वो कत्ल कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे रियाज गोंदल हमारे साथ हैं, उनसे इस मामले पर बात कर लेते हैं। रियाज, बताइएगा क्या वजह है, जेहलम में ही इस तरह के वाकयात जो हैं वो आए रोज क्यों पेश आ रहे हैं, वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि ज़िला जेहलम में गैरत के नाम पर जो कत्ल होने की वारदातें हैं उनमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और गुज़श्ता जो 3 माह हैं इनके दौरान अगर देखा जाए तो इनमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसमें जो पसंद की शादी करने वाली लड़कियां हैं उनको कत्ल किया जाता है, उनके जो खामंद है उनको घर में बुलाकर या सुलह के बहाने किसी भी तरीके से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा जो खामदों की तरफ से भी है कि बाज़ खामद ने शक के शुबे में जो है वो अपनी बीवियों को कत्ल किया। इसमें जो अहम बात है कि 2 बच्चे बहन भाई जो हैं वो भी इस गैरत की भीड़ चढ़ चुकी हैं, उनको माँ के साथ जो है वो बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। जो आज रात गुजरी है, इस रात में भी पिंड दादनहान का एक इलाका है डिंगोवाल, वहाँ पर सना को उसके कज़न के हमरा जो है वो घर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। तो उनकी जो तफ्तीश है वो भी पुलिस कर रही है। मैं समझता हूँ कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जब लड़की को या उसके खामद को कत्ल किया जाता है तो उसका जो मतई होता है वो उसका वालिद वालदा या कोई बहन भाई होता है और वो उसकी जो है वो पैरवाई जो है केस की अच्छी तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। समाजी कारकुन अब्दुल्ला साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, कानून तो वाजे है, अगर हम सिर्फ जेहलम की बात करें तो क्या वजह है, यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है या लोगों के अंदर गम गुस्सा ज्यादा पाया जाता है या उन्हें इस बारे में कानून का पता नहीं है, वजह क्या समझती हैं आप? बहुत शुक्रिया और मैं चैनल 92 को खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि आपने इस मसले को उठाया है और उजागर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत कम चैनल या मीडिया हैं जो कि कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया। ये जहाँ जिक्र आपके नुमाइंदे बता रहे हैं कि वो पैरवी नहीं करते क्योंकि कत्ल करने वाले भी खानदान के लोग होते हैं और फिर वो जब केस दायर किया जाए, FIR दायर की जाती है तो वो उसकी पैरवी नहीं करते, इससे ये बात दुरुस्त है। लेकिन इससे बढ़कर जो बात मैं आपकी गोशगुजार करना चाह रही हूँ और आपके व्यूअर्स को सुनाना चाह रही हूँ वो है किसास और दियत के तहत मुआफीनामा, राजीनामा, सुलहनामा, जिसको अग्रीमेंट कहते हैं, कॉम्पेंसेशन सेटलमेंट और अग्रीमेंट जिसको कहते हैं। ये मैं समझती हूँ कि जो 2 साल पहले कानून साजी की गई है और बाय द वे आपसे आजिज़ाना और दस्तबस्ता दरखास्त है कि इसको गैरत के नाम पर कत्ल का लफ्ज़ मत दें। मैं समझती हूँ मारने वाले की बेइज्जती नहीं हो सकती कि वो अब कहता तो गैरत है, तो बराए मेहरबानी ये इसका जरा जो इसका कैप्शन जो आ रहा है उसको ठीक करते हैं। अच्छा मैडम, एक और बड़ी अहम बात यहाँ पर ये भी है कि शादी हो जाती है, कई साल गुजर जाते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन वो दिल के अंदर वो बात रहती है। जैसे कि आप कह रही हैं कि वाकई ये गैरत के नाम पर नहीं, लेकिन वहाँ के लोग इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी गैरत में कमी आ रही है, कि उनकी बेटी ने भाग के शादी की या अपनी पसंद से शादी की है, तो उस गैरत को बरकरार रखने के लिए या ऊंचा करने के लिए वो फिर इस तरह के काम करते हैं। नहीं जी, ये अगर मैं ये बात मान जाऊं तो मैं समझती हूँ बहुत गलत पैगाम जाएगा आपके तमाम देखने वाले और सुनने वालों को।
कोई किसी की गैरत नहीं ललकारी जाती। ये मुआशरे में जो जिरगे और पंचायतें बिठाए जाते हैं, जो चौधरी, जो वडेरे, जो सरदार, जो खान, जो इस तरह के वहाँ के जो अमीर कबीर जमींदार होते हैं, वो जिरगे और पंचायतें बिठाते हैं, लाखों रुपए दोनों तरफेन से ले लेते हैं और फिर गलत फैसले सुनाते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिरगे और पंचायतों को गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पुलिस, हम सवाल पूछते हैं कि पुलिस किधर है? वो इजाजत क्यों देती है जिरगे पंचायतों को बैठने की? फिर वो इजाजत क्यों देती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। यहाँ पर मेन रोल जो है वो पुलिस का ही बनता है, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पर कानूनी इदारे जो हैं वही। बहुत शुक्रिया तारा अब्दुल्ला साहबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे रियाज गोंदल ने भी हमें अपडेट किया है। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। पंजाब में जहाँ पर ये हुक्म आया है कि भट्टे बंद कर दिए जाएँ महकमा माहौलियात की तरफ से, माहौलियाती आलूदगी और से बचने के लिए, और इसके अलावा स्मोक के खिलाफ इक़दाम जो किए जा रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब भर के भट्टे तकरीबन 2.5 महीने के लिए बंद करने का हुक्म जो है वो जारी हो गया है। इस पर बात करते हैं। शुएब नियाज़ी साहब ने स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आप सदर हैं भट्टा यूनियन के। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे हुकूमत की तरफ से आपके साथ कुछ? जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। ठीक है। अच्छा शुएब साहब, मैं पूछना चाहूंगी कि इस तमाम मामले पर हुकूमत की तरफ से आपके साथ कुछ निगोशिएट किया गया, आपके साथ कोई मामलात तय किए गए कि 2.5 माह के लिए आपके भट्टे बंद किए जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करना भी एक अहम मसला है, लेकिन जाहिर है रोजगार बंद हो जाता है इससे और बड़े मसाइल होते हैं। हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई निगोशिएशन की गई है? हाँ, इस तरह है कि ये पिछले साल जब स्मोक हो गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बुलाया तो इन्होंने हमारे साथ बात की। तो हमने इनको कहा कि हमारा भट्टा जो है इतना ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं करता, मगर चूँकि कुछ भी हिस्सा हमारा है और उसमें लोग नुकसान में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं या पाकिस्तान की बदनामी होती है, तो हम आपके साथ हैं। और जिन दिनों में ये स्मोक आएगा उस दिन में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भट्टे भी बंद कर सकते हैं। तो वो जब ये वक्त आया तो फिर हमारी असल में बात नहीं हुई, इन्होंने 70 दिन कर दिए। स्मोक तो 1, 2, 3, 4 दिन के लिए आता है। तो हमने उनसे बात की कि आप लोग इतने दिन अगर कारोबार सिर्फ ईंटों का बंद करेंगे तो पूरे पाकिस्तान का कारोबार रुक जाएगा। कंस्ट्रक्शन पे तो सारा मुल्क चलता है, कितने इदारे हैं जो कंस्ट्रक्शन से चलते हैं। तो अगर आप इस पर रियलाइज़ करें कि आप अपने एक्सपर्ट से बात करें और उनसे बात करें कि वो कौन से दिन हैं स्पेशल जिनमें ये स्मोक आती है, तो हम उन दिनों में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बंद करने के लिए तैयार हैं। तो अब भी मेरी इनसे यही बात हो रही है कि आप लोग अपना हिसाब लगाएं। 70 दिन तो पूरा मुल्क रुक जाएगा। इतना बड़ा खला पैदा होने वाला है। मेरा कारोबार तो बहुत नुकसान में है, मैं नुकसान करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे भट्टे बंद होते हैं, नुकसान होता है, जब मैं चलाता हूँ दोबारा फिर नुकसान होता है, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसलिए कि ये इंसानों का मसला है। तो मगर इसका ये क्या मतलब है कि मैंने जो उनको ऑफर की, मैंने जो वॉलंटियर किया, तो वॉलंटियर का मतलब ये तो नहीं कि आप 3 महीने कारोबार बंद करें। तो इसके लिए मैं दोबारा, आज भी मेरी उनसे मीटिंग थी, दोबारा उनको कह रहा हूँ कि आप अपना गौर से देखो, कोई ख़ास स्पेसिफिक दिन है तो उन दिनों में मैं आपके साथ हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मैं अपने लोगों की जो नुकसान होने वाला है उसके साथ हूँ मैं। तो ठीक है सर, आपकी इन्हीं बात को लेकर हम चलते हैं। नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पंजाब है। सर, आपकी बात लेकर मैं उनकी तरफ जाती हूँ। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया नसीम रहमान साहब। शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल ताउन करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले आप तयन करें कि कौन से ऐसे दिन हैं जब इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, स्मोक का सामना करना पड़ेगा, उन दिनों में वो आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। लेकिन सर 70 दिन आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा नहीं है? पहली बात तो ये है कि हम कोई भी ऐसी इंडस्ट्री और कोई भी ऐसा ईंटों का भट्टा जो आलूदगी नहीं करेंगे, जिनके आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात नष्ट हो चुके हैं, उनको कोई बंदिश नहीं होगी, वो चलेंगे।
ईंटों के भट्टे के मामले में आपको पता है 70 साल के बाद नियाजी साहब और इनकी एसोसिएशन के ताउन से एक टेक्नोलॉजी नई इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम जिग-जैग टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमने पिछले 1 साल से हमारी कोई 20 मिनट्स मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमने इनको कहा कि जो भट्टे आपकी अपनी अडॉप्ट करदा जो टेक्नोलॉजी है जिग-जैग टेक्नोलॉजी इस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, उनको बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा, वो चलेंगे साल के 12 महीने चलेंगे। लेकिन ऐसी तमाम इंडस्ट्री और ऐसे तमाम भट्टे जो बहुत ज्यादा आलूगी करते हैं, भट्टे का मामला ये है कि ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका जो आलूदगी है इसकी वो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से भी ज्यादा इसकी आलूदगी। तो वो तमाम भट्टे जो कि आलूदगी का बायस बनते हैं उनको समूह के दिनों में हम इजाजत नहीं देंगे चलाने की, क्योंकि उस वक्त आपको पता है प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा इधर से स्टबल बननी शुरू हो जाती है, जो खेतों में आग लगाई जाती है फसलों को, फिर उसके बाद ये सर लेकिन बात में वही ना जो शुएब साहब ने भी बात की कि पूरे 70 दिन बंद करने की जरूरत है या सिर्फ स्मोक के दिनों में? मैम ऐसे है कि वो हमारी बातचीत इनसे आज भी हमारी मीटिंग हुई है, पहले भी मीटिंग हुई है, हमको इतने जालिम नहीं है, हमने सिर्फ अपना जो मसला है उसमें देखना है। अगर उसमें स्मोक का प्रॉब्लम इतना शदीद ना हुआ और उसमें कोई बेहतरी हो गई मौसमों में। ठीक है सर, आपकी यही बात को लेकर मैं शुएब साहब के जानना चाहूँ। शुएब साहब, आपने सुना जिस तरह नसीमुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि जो आलूदगी पैदा कर रहे हैं भट्टे उनको बंद किया जाएगा, जो नहीं कर रहे वो 12 महीने चलते रहेंगे। मसला ये है जी कि ये टेक्नोलॉजी तो अभी आई है ना, ये कोई टेक्नोलॉजी कोई अभी चालू तो हुई नहीं, अभी हम अपने आप ही कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत से मिलके हम ये जिग-जैग सिस्टम पे जा रहे हैं। तो ये हम तो अब भी कहते हैं कि अगर आलूदगी के दिनों में हम बिल्कुल हुकूमत के साथ हों, मगर इसके लिए मेरा जो उनसे दरख्वास्त है कि आप इसके खसूसी जो दिन है 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है, अगर महीना भी मुझे कारोबार रोकना पड़ा इंसानों के लिए और मुल्क की इज्जत के लिए, तो हम कारोबार मेरे बट्टा मालिक तैयार हैं इस बात के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। शुएब नियाज़ी साहब, ये नहीं है कि आप 3 महीने तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही, 70 दिन तो बहुत ज्यादा है। जिन दिनों में आलूदगी है उन दिनों में आप ये अहकाम जो है वो सादिर भी कर सकते हैं, इंप्लीमेंट भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब नियाज़ी साहब, आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। इसके अलावा नसीमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अगली स्टोरी शामिल करते हैं सिंध से, जहाँ पर हुकूमत और महकमा तालीम की नाअहली हमें अक्सर ही देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो तालीमी इमरजेंसी के दावे किए जाते हैं वो हमें ठुस होते हुए दिखाई देते हैं। तकरीबन हर जगह पर ही, चाहे वो मिडिल स्कूल हों, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हों, हायर एजुकेशन स्कूल्स हों, यहाँ पर 400 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जो सालों से बंद पड़े हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, जहाँ पर तालीम की कमी है, जहाँ पर गुर्बत है, और वहाँ पर 400 स्कूल ऐसे हैं जो बंद तो गए हैं लेकिन वो बंद पड़े हैं। लेकिन इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि वहाँ की जो हुकूमत सिंध है, वो महकमा तालीम है, उनकी नाअहली यहाँ से हमें नज़र आती है कि सरकारी मिडिल और प्राइमरी के 400 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जो बंद पड़े हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इमदाद बात कर लेते हैं। इमदाद अली, बताइएगा किसी से आपकी बात हो सकी है इंतज़ामिया से, ये 400 स्कूल हैं क्यों बंद पड़े हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की नाअहली कह सकते हैं या महकमा तालीम की नाअहली की वजह से दावे तो बहुत किए हैं इमरजेंसी नाफिज करने के, मगर मैं आपको बताऊं यहाँ दादू ज़िले में जो टोटल जो स्कूल है 2105 स्कूल है, जिसमें से 1975 जो स्कूल है वो उसमें किसी में पानी का मसला है, किसी में बाउंड्री वॉल का मसला है, प्ले ग्राउंड नहीं है, किसी की छत नहीं है, और किसी में वाशरूम का मसला है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि 400 से ज़्यादा जो स्कूल है मिडिल और प्राइमरी स्कूल वो बंद पड़े हुए हैं। उसी में कागजों में वो स्कूल तो खुले हुए हैं, मगर वैसे विजिट किया जाए तो वो स्कूल बंद पड़े हुए हैं। मैं आपको दूसरी जानिब से ये बताऊं कि यहाँ जो दादू जिले में टोटल जो है 6500 से ज़्यादा टीचर्स है टोटल स्कूलों में, मगर स्कूलों की अगर आप स्कूलों की विजिट करेंगे वहाँ जाओगे तो 4000 से 4000 ही टीचर आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा जो टीचर घर बैठे अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। दूसरी जानब के मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ दादू जिले में 1,75,000 जो तलबात और तालिब है वो
स्कूलों से महरूम है, जो गांव के इलाके काछो है या तहसीलों में है, वो नहीं जा सकते हैं। और दूसरी जानब के मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ के जो 200 से ज्यादा जो स्कूल है जो वो वडेरों के हुकूमत तो यहाँ पर नाअहली का मुजाहरा कर ही रही है, लेकिन जो महकमे हवाले से मुताल्लिक़ वो भी हमें बिल्कुल नाकाम नजर आते हैं। अगर असातिज़ा हैं तो वो घोस्ट हैं, घर बैठकर तनख्वाहें ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद, आपने हमें अपडेट किया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए।